हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था, ब्लड, हमने पढ़ लिया था। ब्लड के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, उसको हमने अच्छे से समझ लिया था कि वो जो संयोजी ऊतक है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अपनी बॉडी में क्या क्या कार्य हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वो कैसे अपना रोल निभाता है। ठीक है, तो आज जो हमको नया टॉपिक पढ़ना है, ब्लड हमने देख लिया था, उसको हम समझ चुके थे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जिसका कार्य है ऑक्सीजन की सप्लाई अंगों अंगों तक, कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से लेके फेफड़ों तक पहुंचाना, रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन। तो जो प्रत्येक अंग है अपने शरीर का, जो प्रत्येक सिस्टम है, जैसे कि हमने पाचन तंत्र पढ़ा, तो वो जो तंत्र है पाचन तंत्र, उसके अंदर बहुत सारे हमने अंग पढ़े थे। वैसे ही हमने श्वसन तंत्र पढ़ा, तो उसके अंदर में हमने बहुत सारे अंग पढ़े थे। तो वैसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, इसके अंदर में हमको मुख्य मुख्य जो अंग हैं वो हमको पढ़ना है, और उनका जो मुख्य काम है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके जो मुख्य अंग हैं परिसंचरण तंत्र के, जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे चीजें देखते जाएंगे, आप अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो पूरा तंत्र है उसको आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम देख लेते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, ये जो तंत्र है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर मुख्य मुख्य अंग कौन कौन से हैं जो हमको इसमें काम में आएंगे या देखने को मिलेंगे। जैसे पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने आमाशय पढ़ा, उसके अलावा हमने लीवर पढ़ा, अग्नाशय पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र भी पढ़ी थी। वैसे ही जब श्वसन तंत्र पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था फेफड़े, लंग्स जिनको बोलते हैं। तो ये सब जो सिस्टम्स, ये जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनसे मिलकर बनता है तंत्र। तो ये जो तंत्र है परिसंचरण तंत्र, ये किन किन मुख्य मुख्य अंगों से मिलकर बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य जो अंग है परिसंचरण तंत्र का, हार्ट, क्योंकि इसी का जो काम है पंपिंग का, इसी का जो काम है, वर्क है जो हार्ट का, वो पंपिंग का, यानी जो ब्लड है, जो रक्त है, उसको पूरे शरीर के प्रत्येक अंग तक जो पंप करता है वो कार्य करता है हार्ट। ठीक है, हृदय। ठीक है, उसके अलावा जो लंग्स है, लंग्स जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, एक प्रकार के अंग है ये, लेकिन जो मुख्य भूमिका निभाएंगे ब्लड प्यूरिफिकेशन में, यानी कि ये क्या करेंगे, जो रक्त है उसको शुद्ध कर देंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो प्रत्येक अंग है उसके पास प्योर, जो प्योर ब्लड है, शुद्ध जो रक्त है, उसके अंदर मिश्रित ऑक्सीजन, जिस जो हमने पढ़ी थी श्वसन तंत्र में, ठीक है, वो पहुंचेगी प्रत्येक अंग के पास, और उस ऑक्सीजन की ही वजह से श्वसन क्रिया हो पाएगी, की वजह से हमको एटीपी यानी एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, तो लंग्स का जो कार्य है वो हमने देख लिया था। इसके अलावा जो बाकी सारे ऑर्गन, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड की अगर बात करें तो शरीर के हर एक जो अंग है वहां तक इसका पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हर एक जो अंग है उसके पास उत्तक हैं, और उन उत्तकों, जो उत्तक वो बने हुए हैं हर एक अंग में, वो कोशिकाओं तक ऊर्जा का परिवहन करने के लिए रक्त का परिवहन जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके अंदर हमको पढ़ना है, जो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां हैं, वो दो प्रकार की हमको रक्त वाहिनियां पढ़नी है। इनको बोलते हैं धमनी और सिराएं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं धमनी को आर्टरी, और इनको सिराओं को बोलते हैं वेन्स। तो आर्टरी का जो मुख्य कार्य था, जो धमनी का मुख्य कार्य था, कि ये क्या करती है, वह रक्त को हृदय से हृदय से और अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, प्रत्येक अंग तक ये पहुंचाएगी। जबकि सिराओं को हमने देखा था, सिराओं का कार्य हमने पढ़ा था, जो ये क्या करती है, रक्त को अंग से और हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने फेफड़े, तो हमने जो श्वसन तंत्र है उसके उस वाली वीडियो में हमने देख लिया था। ठीक है, और धमनी और सिराएं आपको समझ आ चुकी है। अब जो मुख्य अंग हमको पढ़ना है, हार्ट यानी हृदय जो पढ़ना है। हृदय चार कोष्ठीय होता है, यानी कि चार इसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी संरचना होती है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसको आप देख लीजिए, फिर हम एक बार पूरा जो परिसंचरण तंत्र जब देखेंगे तो उसकी एक मुख्य स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एक चीज लिखी हुई है बंद परिसंचरण तंत्र, इसका क्या मतलब है। तो इसकी अगर बात करें तो बंद जो परिसंचरण तंत्र है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर यहाँ ये जो परिसंचरण तंत्र है, इनके प्रकार हम देख लेंगे। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अपना जो परिसंचरण तंत्र है दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है दो प्रकार का, दो प्रकार इसके हैं। पहला जो प्रकार है बंद परिसंचरण तंत्र,
ठीक है। और दूसरा है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे अगर बात करें पहले बंद परिसंचरण तंत्र की, जो अपन जो इंसान है यानी ह्यूमंस, मानव, तो मानव के अंदर जो उपस्थित होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमारे अंदर जो उपस्थित होता है वो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अभी इसका मतलब हम बताएंगे। और जो खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है वो होता है कीटों के अंदर। ठीक है, तो जो मानव है, जब हमने पंच जगत अवधारणा आर.एच. व्हिटकर की देखी होगी, आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर 5 जगत हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एल्गी, यानी जंतु जगत और पादप जगत, ये हमने पढ़ा होगा। तो जो जंतु जगत है उसके अंदर हमने पढ़ा होगा मैमल्स। मैमल्स इनको बोलते हैं स्तनधारी। ठीक है, तो जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। जबकि जो अर्थ्रोपोडा, जब आपने पढ़ा होगा अर्थ्रोपोडा, तो उसके अंदर आते हैं इंसेक्ट, कीट। ठीक है, उसके अंदर आते हैं कीट। तो ये आपने देखा होगा। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो इंसेक्ट्स यानी कीटों में पाया जाता है, अर्थ्रोपोडा जो है फाइलम उसके मेंबर्स में। जबकि जो स्तनधारी है मैमल्स जिनको बोलते हैं, यानी ह्यूमंस हो गए, मानव हो गए, उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे कि हमने पढ़ा धमनी, सिराएं, जो रक्तवाहिनियां जिनके अंदर, ठीक है, जो रक्त बहता है इनके अंदर, जिन वाहिनियों के अंदर, तो वो जो वाहिनियां जिसमें उपस्थित होती हैं, तो वो जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जबकि जो खुला परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर कोई वाहिनियां नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे उनके जो बॉडी, जो अंग है, जो इनका रक्त होता है, जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, उसके अंदर ही पड़े हुए रहते हैं, उनमें कोई वाहिनियां वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों यानी धमनी और सिराओं के अंदर बहता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक और जो चीज आपको, मतलब आपकी छोटी सी दी हुई होगी, लसिका। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्फ। लसिका की अगर बात करें तो लसिका एक प्रकार का लसिका तंत्र होता है इसके अंदर, जिसमें ये कार्य करती है। तो लसिका तंत्र इसका पूरा का पूरा खुद का एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो लसिका एक प्रकार का द्रव, जैसे कि रक्त होता है वैसे एक प्रकार का द्रव होता है। इसका जो कार्य है उसकी अगर बात करें लसिका द्रव की, तो ये क्या करता है, जो अपने डाइजेस्टेड फैट है यानी जो पाचक वसा है, ठीक है, इसको एक तो अवशोषित करता है और अंगों तक पहुंचाता है। इसको अवशोषित करता है, अवशोषण इसका करता है। और कहाँ से करता है, छोटी आंत्र से, छोटी आंत से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसका अवशोषण करता है। ये पाचक वसा का अवशोषण करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टेड फैट्स। ठीक है, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य कार्य है इसका, ठीक है, ये पहला। और दूसरा जो मुख्य कार्य है कि जो WBC होती है, जो हमने रक्त के अंदर पढ़ा, श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमने पढ़ी, तो ये इनका परिवहन करता है। तो इम्यूनिटी के लिए मदद करता है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा लसिका के बारे में छोटी सी जानकारी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो आपका मुख्य टॉपिक जो चल रहा है अपना परिसंचरण तंत्र, तो उसको हम एक बार पढ़ते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था कि परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, वो हमने इस क्लास में पढ़ा। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में एक सिंपल सा हमने डायग्राम देख के उसको आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो हमने देख लिया था। उसके लिए पूरा बोर्ड हम खाली कर देते हैं पहले। तो सबसे पहले हमको जो मुख्य अंग पढ़ना है वो हार्ट पढ़ना है। ठीक है, हृदय के बारे में जब आपको बताओ, एक मुट्ठी जैसी संरचना होती है, ठीक है, और पेशीय संरचनाएं होती है। इधर मैं लिख देता हूँ हृदय। हृदय इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट। ठीक है, ये जो संरचना है पेशीय संरचना है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू होता है, ये पेशीय ऊतक से बना होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज से बना होता है। उसके अलावा इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम, इसके ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि अगर बात करें कि ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये ऐसा रफ रफ सा डायग्राम है। अभी हम इसको अच्छे से देख लेंगे। तो ये जैसे हार्ट है तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है ये कहलाती है पेरिकार्डियम कवरिंग। ठीक है, ये जो कवरिंग है ये कहलाती है पेरिकार्डियम कवरिंग। और जो हृदय है, जैसे ये अपना हार्ट है, इनके बीच जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाली जो ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ पे भरा होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है यहाँ पे, जो हृदय को भारी आघात, चोट लगने से बचाता है। ठीक है, इसके बारे में और चीजें हम देख लेते हैं। ये आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम अब एक बार जो चित्र बनाएंगे उसके अंदर ही सारी चीजें, इसके जो पार्ट्स हैं हार्ट के, वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज जो आपको याद होनी थी इसको आप देख लीजिए। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, उसी में हम पूरे के पूरे जो इसके पार्ट्स हैं, सॉरी इसके जो ऑर्गन के जो पार्ट्स हैं उसको हम देख लेंगे। तो जो डायग्राम है थोड़ा हार्ड हो सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा। दो मुट्ठी जैसी संरचना होती है, आप भी ऐसे ही बना लीजिए ताकि वो आसानी रहेगी चीजें याद करने में भी। एक सिंपल सी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आपको आसानी से वो याद हो जाए, आप वहाँ पे एग्जाम में उसको बना सकें। जो बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा हार्ड है और आपको थोड़ी वो प्रॉब्लम होगी उसको बनाने में भी। ठीक है, तो हम ये सिंपल सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आसानी से अपना काम हो जाए। और जो मेन चीज़ है, जो आप लेवलिंग जो करके आएंगे, जो आप नाम इनके पार्ट्स के लिख के आएंगे, वो मुख्य चीज़ है, उसके नंबर आपको एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे इसे ये जो डार्क कर रखा है हमने, ठीक है, तो ये एक अंदर की साइड खुलता हुआ पाइप है ये, कि जैसे कि इधर से आएगा ये। ठीक है, अंदर की साइड ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जाएगा अपना ऊपर की साइड। यहाँ पे होंगे अपने, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे होंगे अपने फेफड़े। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर की साइड। यहाँ पे क्या लेने जाएगा रक्त? कल लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था, यहाँ पे ब्लड जाएगा शुद्ध शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो इसका काम हम यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध, ये करेगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे अगर बात करें तो नीचे होगा अपने होंगे अंग, और अंगों के पास होंगी कोशिकाएं। ठीक है, तो आप अगर ये डायग्राम भी याद कर लेंगे तो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया, कल भी हमने देखा था, तो उसका रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अब जैसा कि हम समझ लेते हैं कि ये जो रक्त को है, जो परिसंचरण उसका कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक इधर पाइप बना दिया। जब हमने लास्ट में देखा कि जो अपना जो हृदय है, ये चार इसके अंदर कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चार इसके अंदर चेंबर होते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये चेंबर्स हो गए। अभी ये जो हृदय की ये वाली साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको, ये जो बाई साइड हो गई, ठीक है, बाया। ठीक है, बाया भाग हो गया है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेफ्ट। लेफ्ट पार्ट हो गया। इस साइड कौन सा भाग होगा? राइट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है वो हो गया बाया बाया हिस्सा हृदय का, और इस साइड की अगर बात करें तो ये हो गया दाया हिस्सा। तो अगर बात करें, ये जो चेंबर होगा, ये जो चेंबर है इसको कहते हैं हम आलिंद। तो
जैसे जो बाई साइड में है ये, तो इसको बोलेंगे बायां आलिंद, ठीक है। तो ये अगर दाई साइड में है तो इसी को भी आलिंद ही बोलेंगे, लेकिन ये हो जाएगा दायां दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक साइड में नाम दे देता हूँ, तो इस साइड आप नाम समझ सकते हैं। ये इसको बोलते हैं नीले, इसको बोलते हैं नीले, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, और ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि दायां नीले। तो जो हृदय है, हृदय के 4 पार्ट्स हमने देख लिए, ठीक है। ये अपना हो गया। ये जो साइड है, जैसे कि अगर हृदय के 4 जो कोष्ठ है उनकी अगर बात करें, तो इधर की जो दाई साइड है तो इसके अंदर होगा दायां आलिंद और दायां नीले, ठीक है। और इधर की अगर बात करें तो इधर होगा बायां आलिंद और बायां नीले, ठीक है। तो 4 पार्ट हमने देख लिए, चारों कोष्ठों के हमने नाम देख लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो स्टॉपर जैसे 2 ऐसे संरचनाएं, उंगलियों जैसी ऐसी जो संरचनाएं हैं, इनका हम काम देखेंगे। पहले सिर्फ इनका नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है वो हम आगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो अभी अब देखेंगे, क्योंकि अभी ये जब पूरा स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमको ये नाम यहाँ पे मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर नाम के हिसाब से हम उनके जो काम है वो फिर हम देख लेंगे। तो ये 4 भाग है हृदय के अंदर। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4 भाग हैं, इनके नाम हमने देख लिए। हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले जो कपाट हैं इनको बोलते हैं कपाट, तो ये होते हैं। और इस साइड के जो कपाट हैं ये, इनका नाम हमको देखना है, इसको बोलते हैं द्विविलन कपाट, ठीक है। और इधर इसको बोलते हैं त्रिविलन कपाट। हिंदी में थोड़े नाम अजीब से हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इनके नाम याद करोगे तो काफी आसान से नाम है इनके। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जबकि ये जो है द्विविलन कपाट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये आपको नाम समझ में आ गए होंगे। डाई का मतलब 2 इसके अंदर वलय होंगे, जबकि यहाँ पे 3 वलय इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोलेंगे, त्रिविलन कपाट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। ये हृदय की संरचना है, इसको आप या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नाम मैं यहाँ पे मिटा दूंगा अभी इसके, क्योंकि अपन को जो पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो पहले आप इनके नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक और छोटी सी चीज जो आपकी बुक में दे रखी है, तो ये जो डाइकस्पिड वाल्व है इसको बोलते हैं मिट्राल। आपकी बुक में नाम दे रखा है, ठीक है, मिट्रोल भी इसको बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व को। इसके अलावा एक और इसका नाम है, क्योंकि देखिए ये दो जो कोस्ट है, 2 जो चेंबर है उनको ये जोड़ता है। पहला जो चेंबर है उसका नाम है एट्रियम, दूसरा जो चेंबर है उसका नाम है वेंट्रिकल। तो इन 2 हिस्सों को जब ये जोड़ता है तो इंग्लिश में इसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसको बोलते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके एक बुक में नाम दे रखा है, वो इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ आएगी। मैं इसके नाम मिटा देता हूँ। तो हमने हृदय है उसके जो हृदय है उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम हमने देख लिए। अब जैसे मैं नाम बोलता जाऊंगा तो आपको चीजें आसानी समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब अपन इनके काम भी देखते जाएंगे। अब जो मुख्य चीज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में हमको पढ़नी थी, हमको फेफड़े इसके अंदर काम आएंगे अपने, ठीक है, वो हमको देखने हैं। हृदय अपने काम का है तो वो हमने देख लिया। फेफड़ों के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया, ठीक है। जबकि जो कोशिकाएं हैं अंग होते हैं, क्योंकि हर एक प्रत्येक अंग के पास जब रक्त जाएगा तो वो हमारे काम की चीज है इसके लिए पढ़ने के लिए। और अंगों के अंदर क्या होता है, जो कोशिकाएं वो मुख्य भूमिका निभाती है श्वसन के अंदर, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की, इसीलिए हृदय काम करता है। तो मेन अगर हृदय की बात करें तो जो अपने बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हृदय है वो ऐसी पोजीशन में होता है बिल्कुल सेंट्रल स्टेज में। यहाँ से कुछ अंग ऊपर भी है, कुछ अंग नीचे भी है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहली जो पहली वाहिनी की अगर बात करें तो जो वाहिनी है जो हृदय से जो रक्त है उसको लेकर जाती है। तो जो ये वाहिनी दिख रही होगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत इसका डायग्राम बन गया, इसको दोबारा यहाँ से मिटा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये जो वाहिनी है ये जाएगी अपनी जो जो दायां नीले है इसमें से ये निकलती है, ठीक है। इसमें से ये निकली, यहाँ से ये रक्त को पहुंचाएगी कहाँ पे, फेफड़ों के पास। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली आपको मैं नाम इनके रखना सिखाता हूँ। जो वाहिनी है ये रक्त वाहिनी है, ठीक है। इनके नाम कैसे रखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था जो रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की हमने पढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो पढ़ी हमने धमनी, आर्टरी इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरी पढ़ी हमने वेंस, उनको हिंदी में बोलते हैं सिराएं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस धमनी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि धमनी वे रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को हृदय से और अंगों तक पहुंचाती है। हार्ट टू धमनी का काम क्या क्या पढ़ा था हमने कि जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। ये क्या करती है, अंग से, सॉरी, ये क्या करती है, हार्ट से, जो अपना हार्ट है यहाँ से पहुंचाएगी कहाँ तक, अंग तक। और फेफड़े एक प्रकार के अंग है, ठीक है, अंग ही तो है। तो यहाँ से जब ये पहुंचाएगी तो इसको हम बोल देंगे धमनी। अब अगर बात करें कि ये हृदय को फेफड़ों से कनेक्ट कर रही है, फेफड़ों से ये जोड़ती है ये वाहिनी, ठीक है, तो ये हो गई फुफ्फुस धमनी। दो तरह की जो वाहिनियां हैं हृदय को फेफड़ों से जोड़ती है, एक होगी फुफ्फुस धमनी, दूसरी होगी फुफ्फुस सिरा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो ओवरव्यू जो हमने बताया था, तो उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है कि हमने क्या पढ़ा था। जो फेफड़े होते हैं इसके पास रक्त को हम तब भेजेंगे जब जो रक्त है वो इम्प्योर होगा, यानी कि अशुद्ध जो रक्त होगा उसी को हम हृदय के पास भेजेंगे ताकि वो उसको शुद्ध कर सके, ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन रक्त का वो कर सके। अभी जो अशुद्ध रक्त अगर इस धमनी के अंदर जो होगा वो होगा अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त इसके अंदर होगा। अब अशुद्ध रक्त जब होता है तो अशुद्ध रक्त के अंदर CO2 की उपस्थिति होती है, ठीक है, मात्रा इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि O2 की इसके अंदर इसके मात्रा बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसीलिए अशुद्ध रक्त ये होता है। अभी जैसे हृदय से अपना जो रक्त है वो पहुंचेगा फेफड़ों के पास, ये जो वाहिनी है ये कहलाएगी फुफ्फुस धमनी। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों से हृदय को जोड़ रही है इसलिए फुफ्फुस, और धमनी इसलिए कि हृदय से और अंग तक ये जो रक्त है उसको पहुंचा रहे, इसलिए इसको बोलते हैं धमनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इसको बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। दूसरा, जैसे कि अब हमने देखा कि जो रक्त है वो दाएं नीले से पहुंच गया अपने फेफड़ों के पास, ठीक है, किसके द्वारा, पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रक्त है उसके अंदर से CO2 बाहर छोड़ दी जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, फेफड़ों के अंदर। एल्वेलाई जो हमने पढ़ा था, कुपिकाएं, उनके पास पहुंच जाएगी, और वो जो CO2 है वो एक्सपिरेशन यानी कि बाहर जब होगा तो उसके द्वारा अपना जो ट्रेकिया वाला भाग है, श्वसनली, उससे होते हुए नासिका गुहा से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी वातावरण में। अगली जो वायु ली जाएगी हमारी नासिका गुहा यानी नजल कैविटी के द्वारा, यहाँ से जब हम सांस लेंगे तो उसके अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ से आए हुए रक्त के पास पहुंच जाएगी, और उस रक्त को ऑक्सीजन जब मिल जाएगी, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है RBC के पास, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उससे ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी। अब इधर से जो अगली वाहिनी आएगी वो जुड़ेगी यहाँ पे, और ये जो वाहिनी है इसकी अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो रक्त है उसको अंग से और हृदय तक लेके आ रही है तो इसका नाम हो जाएगा, पहली बात तो सिरा इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको सिरा हम बोल देंगे। दूसरी जो चीज है ये फुफ्फुस से हृदय को जोड़ रही है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम फुफ्फुस सिरा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वेन। आपको जिस भी भाषा में नाम याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक एग्जाम में लिख के आइए इसको, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो रक्त है यहाँ पे जो रक्त का शुद्धिकरण हो गया फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, हृदय को अपने शरीर का पंप बोलते हैं, क्योंकि ये जो है अपने हर एक जो अंग है उसके पास रक्त को पंप करता है, जो ब्लड है उसको पूरे जो ऑर्गन्स हैं, पूरे जो बॉडी के प्रत्येक जो पार्ट्स हैं वहां पे वो ब्लड को पंप करता है, इसलिए इसको पंप जो है अपनी बॉडी का जो पंप कहलाता है वो हार्ट कहलाता है। जबकि जो लंग्स है प्योरीफायर इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अपना इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर करने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये प्योरीफायर अपनी बॉडी के कहलाते हैं, ठीक है, जो लंग्स होते हैं। अब बात करते हैं हम, अब ये जो रक्त यहाँ पे पहुंचा इसके पास ऑक्सीजन उपस्थित होगी, ठीक है, और CO2 की इसके पास अनुपस्थिति होगी, तो ये कौन सा जो रक्त है ये हो गया शुद्ध अपना रक्त। आपको ये भी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, एक नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो फुफ्फुस सिरा है उसके अंदर कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध या अशुद्ध, तो वो चीजें भी आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। आपको बस ये डायग्राम जब याद हो जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र आपका क्लियर है, उसमें कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। बस ये चित्र आप याद कर लीजिए, थियोरटिकल रूप में आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार एक पेज पे आप डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद इसी को आप राइटिंग फॉर्म में लिख दीजिए, आसानी से आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो रक्त है वो हमारा पहुंच गया कहाँ पे, इसका हमने क्या नाम दिया था, बाईं साइड है, और ऊपर वाला जो चेंबर होता है उसको हम आलिंद बोलते हैं, तो ये बायां आलिंद हो गया, ठीक है। बायां आलिंद में जब रक्त पहुंच गया तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो कपाट है ये कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से रक्त आसानी से यहाँ तो पहुंच जाएगा, जो बायां नीले है यहाँ पे रक्त पहुंच जाएगा, ठीक है।
अब जैसे ही रक्त पहुंचेगा इसके अंदर, तो यहाँ से भी एक वाहिनी बाहर निकलती है, ये जो हृदय है यहाँ से, और ये जाती है कहाँ पे, अंगों तक। ये जो वाहिनी है कहाँ पे जाती है, अंग। तो अभी फिर से हम इसको क्या बोलेंगे, जो हृदय से अंगों तक जा रही है तो ये हो गई धमनी, ठीक है। लेकिन इसको महाधमनी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यही वो धमनी है जहां से प्रत्येक जो अपना शरीर के जो प्रत्येक अंग है वहां पर रक्त जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि जो ये धमनी है, कुछ अंग जैसे जो अपने शरीर के वो नीचे की साइड है, कुछ अंग जो ऊपर की साइड है हृदय से, तो यही जो धमनी है मेन धमनी यहाँ से निकलती है। कुछ जो इसके भाग हैं ऊपर की साइड चले जाते हैं ऊपरी अंगों के लिए, कुछ जो निचले अंगों के लिए चले जाते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है अलग अलग अंग के पास रक्त को पहुंचाने के लिए। तो ये जो मुख्य धमनी है उसकी हम बात कर रहे हैं तो महाधमनी कहलाती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एओर्टा। अभी जो रक्त है, अब इस जो महाधमनी में जो रक्त होगा O2 उपस्थित, O2 प्रेजेंट वाला होगा, ठीक है। O2 प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी शुद्ध रक्त इसके अंदर बह रहा है, ठीक है। अब ये जो शुद्ध रक्त है ये कहाँ पहुंचेगा, अंगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। अंगों के पास पहुंचा, अंग पे क्या है, कोशिकाएं हैं, जहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन हमने पढ़ा था, वीडियो हमने बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, या फिर ऊपर आई बटन पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन के बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में छोटी सी मैं आपको चीज बता देता हूँ। यहाँ से क्या होगा, जो रक्त है उसके अंदर से ऑक्सीजन है वो ले ली जाएगी, जबकि वो जो कोशिकीय श्वसन होगा उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर तीन जो उत्पाद बनते हैं जब कोशिकीय श्वसन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो तीन उत्पाद बनेंगे, CO2, एक तो CO2, एक वाटर और एक ATP। ATP होती है जो कि हमें ऊर्जा देती है। तो जो अंग हैं जो अपना कार्य करते हैं उनको ऊर्जा उत्पादन के लिए ही इस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो कोशिकीय श्वसन जब करेंगे तो उससे और ATP निकलेगी और ATP से उनको ऊर्जा मिलेगी। जल हमारे शरीर में काम आ जाता है, जो H2O है वो बचा क्या, CO2, ये किसी काम का नहीं है। तो इसको वापस से जो रक्त यहाँ से वापस जाएगा हृदय के पास, ठीक है, अंगों से जाएगा हृदय के पास। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ ही गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो CO2 है अब ये वापस से दे दी जाएगी रक्त को, और ऑक्सीजन यहाँ से ले ली हमने, जो रक्त है उसने, ठीक है। अब ये जो है, ये जो वाहिनी है ये जाके मिलेगी हृदय से। यहाँ से जो रक्त आया, उधर से जो रक्त आया था वो प्योर फॉर्म में यानी शुद्ध रक्त था, ठीक है। इधर से जो रक्त आएगा, अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रक्त ऊपर ऊपरी अंगों के पास गया, तो यहाँ पर भी कुछ जो रक्त है वो ऊपर से ऊपरी अंगों के वापस वहां से भी अशुद्ध रक्त वहां से भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं पहली बात तो सिरा। और जो पूरा का पूरा शरीर है वहां से जो एक मुख्य सिरा जो आके हृदय में जुड़ती है, ठीक है, वो जब इस रक्त को एक जगह इकट्ठा करके हृदय के पास लाती है तो उसको बोलते हैं महाशिरा। जैसे महाधमनी वैसे महाशिरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। वेना केवा इसको अंग्रेजी में बोला जाता है महाशिरा को, ठीक है। अब इसकी भी अगर बात करें तो इस वाले भाग में यहाँ पे कौन सा CO2 वाला रक्त होगा, CO2 इसके अंदर उपस्थित होगी, यानी कि अशुद्ध रक्त है, ठीक है, अशुद्ध रक्त इसके अंदर है। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो जगह पड़ी थी हमने, ये जो दो कपाट थे इनको हमने बोला था द्विवलन कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से जब रक्त इधर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया अपना बायां नीले, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब रक्त आ चुका है या ब्लड आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सिकुड़ेगा। इसकी दो, ये जो वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है, ठीक है, इनमें सिकुड़न होती है और इनका रिलैक्सेशन भी होता है। शिथिलन व सिकुड़न की इसके अंदर क्रिया होती रहती है। संकुचन और शिथिलन यहाँ पे इनका मतलब होता रहता है, यानी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन इनका होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये ऐसे होंगी जब ब्लड इसके अंदर आ चुका होगा। अभी रक्त यहाँ पे आ गया, प्योर ब्लड जो है यहाँ पे आ चुका है किसके अंदर, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां नीले के अंदर जो रक्त आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में था, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में था, इसका होगा कॉन्ट्रक्शन, यानी इसके अंदर होगा संकुचन। जैसे ये सिकुड़ेंगी, ठीक है, ये जैसे ही सिकुड़ेगा तो जो रक्त है अभी क्या होगा, जैसे कि जब प्रेशर नीचे की साइड से वापस लगेगा, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड वापस बाहर निकलने की कोशिश करेगा ऊपर, तो ये से बंद हो जाएंगे, तो ऊपर के जो कपाट है ये ऊपर होके बंद हो जाएंगे। तो अभी जो रक्त है वो कहाँ पे जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी महाधमनी है इसके अंदर, तो जो रक्त है वो चला जाएगा महाधमनी से होते हुए अंगों तक, ठीक है। अभी इसी समय पे क्या हुआ, जब ये सिकुड़ा तो ये जो वाला भाग है ये भी संकुचित होगा, इसके अंदर भी कॉन्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे यहाँ का जो ब्लड है
इधर भी जो ट्राइकस्पिड वाल्व है यानी त्रिवलन कपाट जो है, ये भी यहाँ के जो रक्त, यहाँ पे कुछ इसके अंदर कहीं भी हवा तो है नहीं, ठीक है, ये क्योंकि एक गुहा के अंदर उपस्थित होती है तो यहाँ से कोई एयर तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ भी जो रक्त था वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, फेफड़ों के पास। अभी ये जो स्पेस खाली हो गया, ठीक है, जैसे पहली क्रिया की संकुचन की, ठीक है, उसके बाद जो क्रिया होगी वो होगी वापस से शिथिलन की यानी रिलैक्सेशन की। तो जैसे वापस से फूलेंगे तो जो ऊपर वाले एरिया में जो जैसे कि दोनों जो आलिंद है उनमें जो रक्त भरा हुआ था वापस से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का ब्लड आगे अगले वाले अंगों को ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर से जो रक्त आ चुका है अपना अंगों के पास, यहाँ से CO2 ले ली और ऑक्सीजन ले ली और CO2 इसको दे दी, तो ये इम्प्योर ब्लड हो चुका है। ये पहुंच जाएगा वापस से जो अपना दायां आलिंद है उसके पास, ठीक है, और यही वापस से पहुंचा दिया जाएगा अपने दाएं नीले के पास। वो दाएं नीले से जो रक्त है वो फेफड़ों के पास पहुंच जाएगा और ये पूरा का पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अगर ये डायग्राम भी आप एग्जाम में बनाया है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया तो आपके लिए रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। इसमें छोटी सी जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक बार ये डायग्राम आप बना लीजिए और ये जो नाम है इनको आप याद रखिए मुश्किल से। अभी मैं इस शुद्ध और अशुद्ध को इनको मिटा देता हूँ, मेन हम नाम इनके देख लेंगे सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रखने में, नाम याद रखने में आसानी होगी। शुद्ध और अशुद्ध तो आपको वैसे भी याद हो गए होंगे कि जब रक्त आया फेफड़ों से गुजर के हुए तो फिर वो शुद्ध रक्त वहाँ से निकलेगा, ठीक है। जबकि अगर जो रक्त है वो आएगा अगर हृदय से और अंगों से वापस आएगा हृदय के पास तो अशुद्ध रक्त वापस आएगा, ठीक है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी की बायां जो हिस्सा है इसके अंदर CO2 यानी कि इम्प्योर ब्लड ही प्रेजेंट होता है, जबकि जो दायां हिस्सा है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं यानी प्योर फॉर्म में जो रक्त है वो इसके अंदर गुजरता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गई होगी ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहली स्टेप क्या थी, अपनी फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस शिरा से होते हुए हृदय के जो बाएं आलिंद है वहाँ पे पहुंचता है। दूसरी स्टेप बाएं आलिंद हो गया, बाएं आलिंद से तीसरी स्टेप में जो रक्त पहुंचा बाएं नीले के अंदर, बाएं नीले से जो महाधमनी में चौथी स्टेप में जो रक्त पहुंच गया महाधमनी। अब ये जो सिराएं, ये सिराओं के नाम है सिर्फ, ठीक है, जो रक्त सिराएं ब्लड वेसल्स हैं उनके ये नाम है, ठीक है। तो ये जो रक्त है अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा, कुछ ऊपरी अंगों में तो वहाँ पे रक्त पहुंच जाएगा, कुछ निचले अंग है तो वहाँ पे रक्त पहुंच जाएगा। उसके बाद अंगों से होते हुए जब यहाँ पे कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो CO2 को लेते हुए इम्प्योर ब्लड वो बन जाता है और वो वापस हृदय के पास आता है। हृदय उसको वापस कहाँ पे भेजेगा, फेफड़ों के पास। और ये जो हिस्सा है तो हमने चौथे नंबर पे पढ़ लिया, पांचवें नंबर पे अंगों के पास रक्त गया, उसके बाद महाशिरा का नंबर छठे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद ये जो दायां आलिंद है इसके पास रक्त पहुंचा, उसके बाद ये 8वें नंबर दाएं नीले के पास रक्त पहुंचेगा और ये जो 9वें नंबर पे धमनी से होते हुए वापस से 10वें नंबर पर ही फेफड़े तक ये रक्त पहुंच जाता है। तो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज वो सोल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है इसको आप ध्यान से देख लीजिए और ये डायग्राम को जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नाम है नहीं, नाम लिखना मैंने बता दिया। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हृदय को फेफड़ों से कनेक्ट करती है, ठीक है। बाकी नाम है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी बुक में देखिए, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको मिटा देते हैं। अब जो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इनका जैसे कपाट का काम मैंने बता ही दिया कि जो रक्त है वो एक बार दोनों नीले के अंदर आ गया तो यहाँ में जब संकुचन होता है या फिर इनका जब शिथिलन होता है, यानी कि संकुचन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर जो शिथिलन है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी सिकुड़ना और वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाना, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी की वजह से जब संकुचन होता है तो वापस से जो रक्त है ऊपर नहीं जा पाए, अगले जो अंग है वहां तक पहुंचे और इसका भी यही जो ट्राइकस्पिड वाल है इसका भी यही काम है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम संकुचन और शिथिलन के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इस हिस्से के अंदर जब रक्त पहुंचा तो वो कहाँ जाएगा, महाधमनी में, ठीक है, एओर्टा में जब इसका संकुचन होगा तो, ठीक है। जब संकुचन होगा तो दोनों जो है वेंट्रिकल वाले पार्ट, ठीक है, एक तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया अपना दायां नीले, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है, ठीक है। तो इनका जब संकुचन होगा तो रक्त जो है वो आगे की तरफ पहुंच जाएगा, अगले अंगों तक पहुंच जाएगा इनके संकुचन होने पे। इनका जो संकुचन है और जो शिथिलन होता है वापस से, ठीक है, इसी को संकुचन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन को बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से जो हृदय है इसमें से लब और डब की आवाज़ आती है, ठीक है, लब और डब की आवाज़ आती है, ठीक है।
धक धक की आवाज़ हृदय से नहीं आती है, वो लब और डब की आवाज़ होती है, ठीक है। और इसी संकुचन और शिथिलन को इंग्लिश में जो मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं, संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। और जो शिथिलन है इसको बोला जाता है डायस्टोल। आपकी बुक में भी ये दो नाम दे रखे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। संकुचन जब होता है तो उसकी आवाज़ जब आती है फिर उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो दूसरी स्टेप है शिथिलन की उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट जो टॉपिक है आपके वो है रक्त के प्रकार। बाकी रक्त परिसंचरण तंत्र में और कुछ बचा है नहीं, सब जो टॉपिक है हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब लास्ट जो टॉपिक है आपका रक्त के प्रकार, उसको हम देख लेते हैं। और इन्हीं को अंग्रेजी में बोला जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो रक्त के प्रकार हमको देखने हैं, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह भी इनको बोला जाता है, वो हमको देखने हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रकार हैं ये किस आधार पे हैं। तो हमने आरबीसी पढ़ा था, कोशिकाओं में कुछ ऐसी आकार की आरबीसी होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं हमने, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था आरबीसी, ठीक है। ये है अपनी आरबीसी, ये हमने देखा था। ठोस कोशिकाएं जो होती है वो हमने देखी थी, तो उनमें होती है आरबीसी। तो आरबीसी की जो सतह है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रतिजन यानी एंटीजन जिनको बोलते हैं वो पाए जाते हैं। ये प्रतिजन इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिजन इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है, जबकि इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं जो आरबीसी होती है उनके सतह के ऊपर, ठीक है। अब ये जो एंटीजन है ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। और इसी के आधार पर जो आरबीसी है उसकी सतह पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं ए और बी, दो प्रकार के, इन्हीं के आधार पर जो ब्लड ग्रुप है वो चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रतिजन की अगर बात करें तो जिन आरबीसी के ऊपर सिर्फ ए प्रतिजन पाया जाता है तो रक्त समूह हो गया ए, ठीक है। जिसके ऊपर सिर्फ बी प्रतिजन पाया जाता है तो वो रक्त समूह हो गया बी। और जिसके ऊपर दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं वो होता है ए बी। जिसके ऊपर दोनों ही प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं यानी पाए नहीं जाते वो कहलाता है ओ, रक्त समूह, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चार प्रकार के जो रक्त समूह हमने देख लिए। अब इन्हीं के भी दो दो प्रकार होते हैं, क्योंकि आरबीसी के ऊपर सिर्फ ये एक ही प्रतिजन यानी कि दो ही प्रकार के प्रतिजन के आधार पर नहीं, बल्कि एक और प्रतिजन है आर एच। ये जो है आया है रेसस मंकी से, रेसस मकाका इसको बोलते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, ठीक है। ये जो चिंपैंजी होता है वहां से ही आया है इंसानों के अंदर, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति के आधार पर भी जो आरबीसी है उसके ऊपर ये एक और प्रतिजन पाया जाता है आर एच। इसकी उपस्थिति के आधार पर जो है प्रत्येक जो रक्त समूह है ए बी और ओ, ये दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो आर एच जो प्रतिजन है उसके आधार पर जो रक्त समूह है वो चार प्रकार के हैं, ठीक है। तो प्रतिजन एक तो इनके आधार पर हो गए, ठीक है। अब आर एच की उपस्थिति और आर एच की अनुपस्थिति के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। अगर आर एच उपस्थित है तो ये जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव और ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव। जबकि अगर आर एच अनुपस्थित है, आर एच जो प्रतिजन है वो इनमें से किसी का ऊपर भी अनुपस्थित है तो वो कहलाएगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है, तो इसके बारे में याद रखना है किस आधार पर ये बनाए गए हैं, ठीक है, रक्त समूह, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है आपको कि मैं दो रक्त समूह को इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन पे निशान लगा रहा हूँ, एक तो ए बी पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव, ठीक है। इनके बारे में जो जानने वाली बात है वो ये है कि जो ए बी पॉजिटिव है ये होता है सर्वग्राही, ठीक है। ये होता है सर्वग्राही यानी कि ये सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। जबकि ओ नेगेटिव जो है ये होता है सर्वदाता, इसमें बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर आपका है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर शायद है आपके बुक में, उसमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सर्वग्राही कैसे है और सर्वदाता कैसे है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमको कुछ चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी। तो आपके इस चैप्टर में इतना ही दे रखा था। ये जो टॉपिक है आपका रक्त समूह, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है।
अब रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने देख लिया, रक्त के बारे में हमने देख लिया, इसके अलावा पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया, श्वसन तंत्र भी हमने पढ़ लिया। तो 3 तंत्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स थे, इनसे रिलेटेड जितने भी अपने बॉडी के पार्ट्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको मैटर पसंद आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। जो 9th क्लास में प्रमोट जो बच्चे हो चुके हैं, जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में आ जाएंगे, ठीक है, तो इसी साल उनका सेशन स्टार्ट होगा, तो उनको भी आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।